हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसपी पांडे, जूरिस्ट लॉ कॉलेज के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पैंडमिक के दौर में ये बहुत मुश्किल काम है कि हम आपसे जो म्यूचुअल क्लासेज है उसके माध्यम से स्टडी कर पाएँ या करा पाएँ। तो ऐसे में आपकी जो स्टडी है, जो आपका अध्ययन है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करूँगा कि आपके जितने भी टॉपिक हैं उनमें जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हो सकते हैं इस पेंडेमिक में आपको इसी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, इसी जूरिस्ट लॉ कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं स्वयं पहुँचाऊँगा। इसके साथ साथ मेरी जो और साथ में जो कलीग है और जो फैकल्टी है, हमारी लॉ फैकल्टी, वो भी समय समय पर वीडियो अपलोड करेगी। मैं इससे पहले कि अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करूं और उस पर कुछ बात करूं, मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगा कि हमारे अलावा हमारा जो जूरिस्ट लॉ कॉलेज का स्टाफ है उसके कई सारे मेंबर जो हैं वो वीडियो डालते हैं, डालते रहेंगे। तो आप अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपके साथ कई सारे डिसिप्लिन, कई सारे सब्जेक्ट्स का जो एक रिश्ता है वो यहाँ से बनेगा और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। एक ज़रूरी बात और साथ में साझा कर दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आइए अब मैं अपना टॉपिक शुरू करूँगा। आज जिस टॉपिक को मैं लेने वाला हूँ, जिस टॉपिक को मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट है। LLB ऑनर्स में जो सेकेंड सेमेस्टर है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है सेज लॉ ऑफ मार्केट, से का बाजार नियम। बड़ा इम्पोर्टेंट है। JB से एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बाजार के नियम पे जो बात कही वो अपने समय में बहुत अलग और बहुत नई थी। वो एक अलग बात है कि उस बात को बाद में जॉन मेनार्ड किन्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया और उनकी बहुत सारी मान्यताओं को उन्होंने खारिज कर दिया। हम पूरी चीज़ जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि से का बाजार नियम क्या है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं कतई आपको नहीं चाहता हूं कि बड़े भारी भरकम टर्म्स आएँ और आप बड़े इकोनॉमिक्स के नाम पर खौफ ज़दा हो जाए, बल्कि मेरी कोशिश ये होगी कि आप बड़े आसानी से इस बात को समझ लें, टेक्स्ट बुक पढ़ें और वहाँ से अगर कोई भी फैक्ट या कोई भी तथ्य आपको ना समझ में आए तो मेरे इसी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं बता ये रहा था कि जो से का लॉ है एक्चुअली वो बाजार का है और वो सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड है। JB से ने कहा कि जो मांग है वो जो पूर्ति है वो अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब ज़रा सोच के देखिए कि क्लासिकल दौर में इकोनॉमिक्स में उतना ही प्रोडक्शन किया जाता था जितने का कंजम्पशन था और ये बहुत लंबे अरसे तक चला। फिर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो ये कह रहा हो कि नहीं, आप प्रोडक्शन करिए, डरिए मत, वो जो प्रोडक्शन है वो अपनी मांग स्वयं बना लेगा। इसने बाजार की जो एक तरीके से स्वीकार्यता है, बाजार की जो शक्ति है, उससे अप्रत्यक्ष रूप से परिचय करा दिया था। क्योंकि डिमांड कहाँ क्रिएट होगी? बाजार के अंदर क्रिएट होगी। तो JB से साहब का ये स्टेटमेंट, ये जो लॉ है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, इसने उत्पादन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और निश्चित रूप से उसका जो लाभ हुआ वो बाजार के विकास में अहम है। अब जैसा कि हर जो अर्थशास्त्र का नियम होता है उसके साथ साथ उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ उसके निष्कर्ष होते हैं और अंत में हम उसकी आलोचनाओं पर जाते हैं और तब वो टॉपिक खत्म होता है। तो जो JB से का नियम है, इसके अगर मुख्य निष्कर्ष की मैं बात करूं तो 2-3 फैक्ट आपको अगर आप चाहें तो पिन डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। जैसे ये मानकर चलते हैं कि जो सामान्य अधिशेष है, यानी कि नॉर्मल सरप्लस प्रोडक्शन है, ये जो है ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। ये मान कर चलते थे कि अधिशेष नहीं होगा, उतना ही प्रोडक्शन होगा जितने की डिमांड हो या जितने का कंजम्पशन हो। सरप्लस प्रोडक्शन को ये खारिज करते हुए चलते हैं। इसके साथ साथ ये भी मान के चलते हैं कि जो जनरल एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं पाया जाता है,
कभी कभी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि लोगों के पास रोजगार होता ही है। इसके अलावा इन्होंने ये बात कही थी कि जो बेरोजगार साधन है वो अपने उपयोग के लिए स्वयं आय जो है वो उत्पन्न कर लेते हैं। एक हद तक बात सही है कि जब आपके पास काम नहीं होता तो उपलब्ध साधनों में आप अपनी आय को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और बड़ी अलग कही थी, वो ये था कि इन्होंने मुद्रा को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इन्होंने कहा मुद्रा एक आवरण मात्र है, मुद्रा बहुत ज्यादा जो है कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसी मान्यता इनकी थी। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ शुरू में ही कि इनका नियम इसीलिए शुरू में जब आया तो ये बार्टर सिस्टम पर, वस्तु विनिमय पर बहुत अच्छे से लागू हो रहा था, क्योंकि जाहिर बात है कि एक उत्पादन आपने जो किया है दूसरे वस्तु को जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो आपके पास वस्तु है वो आप कहीं दे देते थे और जो आपको वस्तु चाहिए वो आप कहीं से प्राप्त कर लेते थे। तो वहाँ मुद्रा का रोल बहुत कम था। लेकिन बाद में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे आए जिन्होंने जेबी-से के बाजार नियम को लागू कर दिया। तो वर्तमान में ये वस्तु विनिमय में भी उपयोगी है और मॉनेटरी इकोनॉमी में भी उपयोगी है। अब मैं जरा सा आपको इस नियम की कुछ अजम्पशंस बताता हूँ। करीब 7-8 अजम्पशंस हैं, एक एक करके आप समझ लेंगे, आपके लिए बहुत उपयोगी है। पहला अजम्पशन ये है कि जेबी से ये मानकर चलते हैं कि जो मार्केट है उसमें परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और आपको मैं अर्लियर क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि कोई दुनिया की ऐसी मार्केट नहीं है जो कंप्लीटली परफेक्ट मार्केट हो, कुछ इम्परफेक्शन होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविकता नहीं है, ये सत्य है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे नियम में जो चीजें हैं उसके अंतर्गत कीमतें, मजदूरी और ब्याज की दर लोचशील होगी यानी फ्लेक्सिबल होगी। तो ये इनकी दूसरी मान्यता है। तीसरी मान्यता इन्होंने ये कहा कि मुद्रा जो है वो कोई बहुत ज्यादा प्राइम चीज नहीं है, बल्कि एक आवरण मात्र है, उसकी भूमिका सिर्फ एक्सचेंज के रूप में है। इसके अलावा इन्होंने ये माना कि लोग सारी मुद्रा खर्च कर देते हैं, तभी ना वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लोगों का नेचर नहीं है, लोग सेविंग्स करते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बाजार जो है वो बहुत विस्तृत है, जबकि आप जानते हैं कि छोटे मार्केट्स भी पाए जाते हैं, बड़े मार्केट्स भी पाए जाते हैं। तो बाजार का जो स्वरूप है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आखिरी चीज जो इन्होंने कही थी वो ये कही थी कि हमारा जो बाजार का नियम है वो दीर्घकालीन परिस्थिति में लागू होगा, यानी कि बाजार का जो से ने दिया नियम वो लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो जेबी से के बाजार नियम के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखनी है। अभी मैंने एक चीज आपसे शुरू में कहा था कि जो जेबी से का बाजार नियम है वो दो अलग अलग सिचुएशंस में एग्जीक्यूट किया जाता है। पहला सिचुएशन मैंने कहा था कि जब आप बार्टर सिस्टम में उसे एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी सिस्टम में मैंने कहा था कि आप जब मॉनेटरी इकोनॉमी में उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। दरअसल जो बार्टर सिस्टम है उसमें बहुत ईजिली जो है वो इनका जो लॉ है वो लागू होता है, क्योंकि उसमें कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु जो उसने उत्पादित की है उसको जा करके उसके बदले में अपनी दूसरी जरूरत की वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। तो ऐसे में मुद्रा की भूमिका भी बहुत कम होती है और जितनी मात्रा में आपने उत्पादित किया है उस वस्तु को आप जा करके देते हैं और अपनी आवश्यक मात्रा तक दूसरी वस्तु दूसरे व्यक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मॉनेटरी इकोनॉमी में थोड़ा सा इसका रोल अलग है और शुरुआत में बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो इस बात के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इन्हीं परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जेबी से के नियम को मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी लागू कर दिया और इसमें कहा गया कि मुद्रा जो है उसका एब्सोल्यूट वर्क एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम है। और वही बात यहाँ पर ऐड कर दी गई कि जब एक उत्पादक अपनी वस्तु को बेचेगा तो वो जो वस्तु के बेचने पर मुद्रा प्राप्त करेगा उससे वो दूसरी वस्तु खरीदेगा। मैंने अभी आपको शुरू में कह दिया कि जेबी से ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी प्राप्त आय में कुछ भी सेविंग नहीं करेगा, संचय नहीं करेगा, तो जो वो प्राप्त करेगा वो खर्च करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितनी मुद्रा उसे मिली, जितनी उसने सप्लाई करके मुद्रा प्राप्त की, उतनी मुद्रा की वो फिर डिमांड कर ले रहा है। तो अर्थव्यवस्था में ये डिमांड और सप्लाई का क्रम अनवरत चलता रहेगा, ऐसा जेबीसी का मानना है। अब कुछ अजम्पशंस के बाद, कुछ निष्कर्ष के बाद
एक्सप्लेनेशन के बाद जो चीज़ आती है वो है क्रिटिसिज्म, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ा नाम मैंने शुरू में जब टॉपिक इंट्रोड्यूस किया तभी बताया था कि जॉन मिनार्ड कीन्स का। उन्होंने इनको कई आधारों पर क्रिटिसाइज किया और कई जगहों पर ये चीज़ें रैशनली आज आप समझ भी पाएंगे। जैसे इन्होंने कहा, पहला जो क्रिटिसिज्म कीन्स ने किया वो ये था कि अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्पादन की स्थिति कोई आवश्यक नहीं है, अति उत्पादन भी हो सकता है। जबकि उत्पादन की सामान्य अवस्था को मान करके जेवी से चल रहे थे, ओवर प्रोडक्शन या सरप्लस प्रोडक्शन को अज्यूम नहीं कर रहे थे। लेकिन कीन्स ने कहा नहीं, किसी भी वस्तु का अत्यधिक प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था में संभव है, ये हो सकता है। तो पहली मान्यता उनकी जो कि सामान्य उत्पादन की थी, इन्होंने ये कह के खारिज कर दी कि अधिशेष उत्पादन प्राप्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि सामान्य बेरोजगारी नहीं होती है, जबकि कीन्स ने अपनी एम्प्लॉयमेंट थियरी में इस बात को प्रूव किया कि हर समय अर्थव्यवस्था में एक ऐसा वर्ग होता है, एक ऐसा समुदाय होता है, एक ऐसी बहुत भारी संख्या होती है जो बेरोजगार रहती है, और वो सामान्य बेरोजगारी की स्थिति है। तीसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा था कि मुद्रा का काम सिर्फ एक्सचेंज करना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ऐसा सिर्फ जेवी से मान करके इतनी बात चलते थे। लेकिन कीन्स ने कहा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा मुद्रा जो है वो एक तरीके का संचय भी है, उसको हम सेव करते हैं, फ्यूचर में उसके इन्वेस्टमेंट के लिए हम सेव करते हैं, उसको हम और भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। तो मुद्रा सिर्फ खर्च करने या विनिमय करने के लिए नहीं है, बल्कि वो सेविंग की जाती है, उसका संचय भी होता है, धन संचित भी किया जाता है। तो इस आधार पर भी उन्होंने जेवीसे को क्रिटिसाइज कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा जेवीसे ने कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जेवीसे ने कहा कि कीन्स ने कहा कि नहीं, ये ऐसा करना आवश्यक है और सरकार को समय समय पर लोक कल्याण को देखते हुए, मांग और पूर्ति की स्थिति को देखते हुए हस्तक्षेप करना आवश्यक है। तो ये चीज़ उन्होंने ऐड कर दी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के जो कीन्स ने इनके डिमेरिट्स को काउंटर किया, डिमेरिट्स को इन्होंने काउंट किया, वो वही बात थी जो बाद में जेवीसे के नियम में ऐड करके और मॉडर्न जो हमारी इकोनॉमी है उसमें मार्केट लॉज को एफिशिएंट बनाया गया। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि जो जेवीसे का नियम है वो तमाम आलोचनाओं से भरा हुआ, तमाम उसकी क्रिटिसिज्म है, लेकिन उसने बाजार के सिद्धांतों को विकसित करने में एक आधार दिया। तो निश्चित रूप से जेवीसे के नियम की महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने पहली बार उत्पादन अधिशेष के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रेडिक्शन किया कि आप उत्पादन करिए, मांग उसकी अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में समन्वय अपने आप स्थापित हो जाएगा। यद्यपि ये एक सीमा तक ही होता है, इसके बाद हस्तक्षेप करना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन इसने कहीं ना कहीं उत्पादन को बढ़ाने में, उत्पादनकर्ताओं में, निवेशकर्ताओं में एक उत्साह का संचार किया। तो ये आज का टॉपिक था, जेवीसे का बाजार नियम। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आपने इस लेक्चर को पूरे तरीके से समझा होगा और इसका पूरे तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। मैं बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स को पैनिक नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आसानी से, आसान भाषा में इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझ लें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, फिर एक नए लेक्चर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम यहाँ से आपके लिए लगातार एजुकेशनल वीडियोस रिलीज करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।